हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज की क्लास में हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट और जनरलाइज्ड हुक्स लॉ कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, टू द पॉइंट रहेंगे। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, बस उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे। सो नॉर्मली वी टॉक अबाउट फोर कांस्टेंट: मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। अगर हम मल्टी एक्सियल लोडिंग की बात करें तब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को कैसे रिलेट करते हैं, दैट डिफाइंड बाय द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट आपका जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो आई कैन पुट अ कांस्टेंट हियर, and that constant is known as the Young's modulus. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला ये है कि जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो सारे मटेरियल प्रॉपर्टी होते हैं। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपका अगर लोड हाफ कर दिया या डबल कर दिया तो बताओ इलास्टिक कांस्टेंट क्या चेंज होगा। सो प्लीज रिमेंबर इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी एंड फिक्स फॉर ए गिवन मटेरियल। सेकंड इंपॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट में है कि अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखना है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक बार है, उस पे मैं अगर एक सिग्मा स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं और इस स्ट्रेस की वजह से उसमें जो चेंज इन लेंथ है ना, या मैं कहूं कि जो उसकी स्ट्रेन है वो 1 आ रही है, मींस इसकी लेंथ एल थी, चेंज इन लेंथ भी एल हो गया। सो माय स्ट्रेन विल बिकम व्हाट? चेंज इन लेंथ बाय एल, दैट इज एल बाय एल और 1। तो अगर इस स्ट्रेन को साथ में इस स्ट्रेस को डिफाइन करूं, सो आई कैन से दैट अ स्ट्रेस which produce unit strain is equal to the elastic constant। तो मेरा इलास्टिक कांस्टेंट ऐसे स्ट्रेस के बराबर हो जाता है जो यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। तो इलास्टिक मॉडुलस में तो यंग्स मॉडुलस में यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन द सेम लाइन वी कैन आल्सो डिफाइन द modulus of rigidity. So here also within the proportional limit, according to Hooke's law, your shear stress is proportional to shear strain. अब shear stress क्या होता है? ये एक ब्लैक बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, इसका बेस अगर मैं फिक्स कर दूं और टॉप पर अगर एक टेंजेंशियल F फोर्स लगाऊं तो इसमें एक ये ना shear डिफॉर्मेशन होगा या एक एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा। So I can define the shear stress as force by area, and that area is the top surface area, not this area. So my shear stress will be proportional to shear strain, कहाँ तक? Proportional limit तक। And this is your Hooke's law. अगर यहाँ पर मैं proportionality हटाता हूँ तो I can put another constant that is denoted by G, और उसका नाम है modulus of rigidity और shear modulus। तो यहाँ पे भी अगर मुझे G की definition define करना है तो I can say a shear stress which produce unit shear strain is equivalent to modulus of rigidity। On the similar line हम लोग बल्क मॉडुलस भी डिफाइन कर सकते हैं। बल्क मॉडुलस एक्चुअली वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है, एंड इट इज डिफाइंड बाय अ फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डायलेशन भी कहते हैं। प्लीज रिमेंबर दीज टू वर्ड्स। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन K विल बी व्हाट? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और नॉर्मली हम बल्क मॉडुलस जो है ना हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग के लिए डिफाइन करते हैं। हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग मींस आपने मान लीजिए थ्री डायमेंशनल बॉक्स एंड यू आर पुटिंग इट इन द डेप्थ ऑफ सी। तो इस पे क्या होगा? चारों तरफ से इक्वल प्रेशर लगेगा। इक्वल प्रेशर लगने की वजह से इसका वॉल्यूम रिड्यूस करेगा और इसमें एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जनरेट होगी। देन आई कैन डिफाइन दिस P by volumetric strain is my bulk modulus, and that negative sign actually indicating कि ये फोर्स आपका जो था ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है और वॉल्यूम को कम कर रहा है, तो माइनस साइन लगाया मैंने। अगर मैं इसको जनरल करके लिखना चाहूं तो फिर मैं कह सकता हूं कि आई एम अप्लाइंग थ्री स्ट्रेसेस, all the three stresses are equal if sigma x, sigma y and sigma z. So sigma x will be equal to sigma y equal to sigma z, and let defined by sigma. So this will become my bulk stress and it will produce some volumetric strain. तो यहाँ पर मैं इसको define कर सकता हूँ sigma by epsilon v से। अब ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ये क्या होता है? तो अगर मैं इस बॉक्स का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू डी से डिनोट करता हूँ, दिस इज माई वॉल्यूम, एंड व्हाट वुड बी माई चेंज इन वॉल्यूम? सो चेंज इन वॉल्यूम कैन बी रिटर्न एज डेल एल बी डी प्लस डेल बी डी एल प्लस डेल डी एल बी
और अगर मैं इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो इस फॉर्मूले में आपका बचेगा डेल एल बाय एल प्लस डेल बी बाय बी प्लस डेल डी बाय डी, और विच कैन बी रिटर्न एज एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। इस पार्ट को हम आगे फिर से कवर करेंगे जब हम थ्री डायमेंशनल लोडिंग की बात करेंगे, बट एट दिस पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड that your volumetric strain is the algebraic sum of the three strains in all the three respective direction. So based on this we can define the bulk modulus. Now let's see the Poisson's ratio. So Poisson's ratio is relatively more important than these three modulus. और Poisson's ratio क्या होता है? It is the ratio of two strain डिनोटेड बाय अ ग्रीक कांस्टेंट म्यू, इसको म्यू भी कहते हैं। कई बार ये एक दूसरा न्यू कांस्टेंट से भी डिफाइन किया जाता है। सो डिफरेंट डिफरेंट बुक में आपको अलग अलग सिंबल मिल सकते हैं, बट फॉर्मूला इज व्हाट? फॉर्मूला इज योर लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। एंड व्हाट इज लेटरल एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन? लेट्स अंडरस्टैंड। ये एक बार है, इसका लेंथ एल है। अगर मैंने इसके ऊपर एक एफ फोर्स लगाया तो बिकॉज ऑफ दिस एफ फोर्स व्हाट विल हैपन? इसकी साइज इंक्रीज करेगी। तो लेंथ के डायरेक्शन में इसने जो लेंथ को इंक्रीज किया, लेट डिफाइंड बाय डेल एल। सो व्हाट इज लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन? लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन इज द एक्सियल डायरेक्शन, और बाकी जो दूसरी डायरेक्शन है वो मेरा लेटरल डायरेक्शन है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया आपका यहाँ पर? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। लेकिन अगर ये इस डायरेक्शन में लेंथ को इंक्रीज कर रहा है तो कोई नॉर्मल मटेरियल का बिहेवियर कैसा रहेगा कि उसके जो लेटरल डायरेक्शन है उसमें चेंज इन लेंथ जो रहेगा वो रिडक्शन रहेगा। तो दैट मीन्स इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं तो क्रॉस सेक्शन में रिडक्शन हो जाएगा। सो देयर विल बी चेंज इन लेंथ एज डेल बी एंड डेल डी। सो आई कैन डिफाइन लॉन्जिट्यूडनल लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा मेरा? डेल बी बाय बी और डेल डी बाय डी। बट ये जो रहेगी यहाँ पर ये नेगेटिव साइन के साथ रहेगी। नॉर्मली कोई भी मटेरियल हम लेते हैं तो उसमें अगर एक डायमेंशन में लेंथ इंक्रीज कर रहा है या डायमेंशन इंक्रीज कर रहा है तो वी एक्सपेक्ट कि दूसरे जो डायमेंशन है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। दैट मीन्स द लेटरल स्ट्रेन विल बी निगेटिव। तो इस फॉर्मूले में मैं म्यू को अगर नोट करता हूं तो इट विल बी व्हाट? इट विल बी विथ अ माइनस साइन, डेल बी बाय बी डिवाइडेड बाय डेल एल बाय एल। निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो दो स्ट्रेन हैं उनका बिहेवियर या नेचर अपोजिट होगा। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव रहेगा। और अगर मैं पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू की बात करूं तो अलग अलग मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू अलग अलग है। नॉर्मली जो म्यू की वैल्यू है वो -1 से 1/2 के बीच में वेरी करती है, और अलग अलग मटेरियल के हिसाब से इसकी वैल्यू बदलती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल में जो म्यू होता है ना वो 1/4 से 1/3 के बीच में होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसका म्यू 0 होता है। म्यू 0 है मतलब अगर मैं फॉर्मूले को चेक करूं तो म्यू इज इक्वल टू माई लेटरल स्ट्रेन divided by longitudinal strain. So if this is 0, the lateral strain will be 0। मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो लेंथ की तो इंक्रीज होगी डायमेंशन, लेकिन साइड में कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है। सो देर विल बी चेंज इन लेंथ बट देर विल नॉट बी एनी चेंज इन द साइड डायमेंशन। सो दिस सॉर्ट ऑफ मटेरियल हैज म्यू 0। और इसमें आता है आपका कॉर्क। अगर आप कॉर्क का एक पीस लेकर उस पर फोर्स लगाओगे तो फोर्स की डायरेक्शन में तो लेंथ बढ़ जाती है पर दूसरे डायरेक्शन में उसका रिडक्शन नहीं के बराबर होता है। देयरफॉर वी से द पॉइजन्स रेशियो इज 0। तीसरी कैटेगरी होती है वेयर द म्यू इज निगेटिव। व्हाट डज दिस निगेटिव इंडिकेट? निगेटिव इंडिकेट्स कि अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो दूसरे डायमेंशन भी इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन वी सी द फॉर्मूला, in this formula if mu will become negative so that both the strain will become positive. That means if I am increasing the length other dimensions are also increasing. So please remember कि अगर आपने फोर्स लगाया और आपका लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डायमेंशन भी इंक्रीज कर रहा है। सो देयर इज पॉजिटिव डेल बी एंड पॉजिटिव डेल एल। इस तरह के मटेरियल को ऑक्जेटिक मटेरियल कहते हैं। और कुछ पॉलीमर्स होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और आपका जो ह्यूमन टिश्यू होता है वो भी ऑक्जेटिक मटेरियल होता है। उसमें भी अगर आप एक डायरेक्शन में फोर्स लगाकर चेंज इन लेंथ करो तो उसका दूसरा डायमेंशन भी इंक्रीज कर जाता है। एंड द फोर्थ कैटेगरी वेयर म्यू इज जस्ट 1/2, ये एक स्पेशल केस है।
इसको हम लोग अभी आगे फिर से डील करेंगे, बट एट दिस पॉइंट यू प्लीज रिमेंबर कि अगर पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 1/2 है, उसका मतलब आपका मटेरियल जो है ना वो इनकॉम्प्रेसिबल। व्हाट डज दिस इनकॉम्प्रेसिबल मीन? इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा, उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। और नेचुरल रबड़ इस कैटेगरी में आता है। अगर आप नेचुरल रबड़ का को किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो उसका उस डायरेक्शन में अगर कोई लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो उसी वॉल्यूम को कॉम्पनसेट करने के लिए उसके दूसरे डायमेंशंस में वॉल्यूम कम हो जाता है। दैट मीन्स द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट and change in volume will be zero. An example is what? Natural rubber. In case of generalized Hooke's law, we talk about multi-axial loading. Here I am showing a three-dimensional box along with the three stresses acting at individual faces. Please remember, this is not the case of general stress condition. In case of general stress condition, both normal stress and shear stress presented in your system. यहाँ पर हम उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट कह रहे हैं कि अगर हमने 3 नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई किए और अगर मैं किसी भी एक डायरेक्शन में स्ट्रेन को स्ट्रेस के साथ रिलेट करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? सो हियर वी हैव टू इनकॉर्पोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ योर लेटरल एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक बार है और इस बार पे आपने इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेस अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल दिस इज माय सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स की वजह से इस डायरेक्शन में कोई स्ट्रेन होगा, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे डायरेक्शन में कुछ रिडक्शन इन द लेंथ हो जाएगा। सो फॉर दिस केस इफ आई विल डिफाइन द स्ट्रेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन, इट विल बी व्हाट? सिग्मा एक्स बाय ई। लेकिन इसी केस में अगर मैं y डायरेक्शन में जो लेटरल डायरेक्शन है उसके लिए मैं अगर स्ट्रेन को डिफाइन करता हूं तो वो मेरा नेगेटिव रहेगा एंड आई कैन राइट इट एज माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स, क्योंकि फ्रॉम द पॉइजन्स रेशियो आई नो म्यू इज इक्वल टू व्हाट? म्यू इज इक्वल टू लेटरल बाय लॉन्जिट्यूडनल। तो x डायरेक्शन के लिए जब मैं स्ट्रेन डिफाइन कर रहा हूं तो y मेरे लिए लेटरल डायरेक्शन बन गया। सो दिस वुड बी माई स्ट्रेन इन x एंड y डायरेक्शन। सेकंड में अगर मैं सेम बार के ऊपर इस डायरेक्शन में एक सिग्मा वाई स्ट्रेस लगा, सो अब मेरे लिए ये वाला मेन डायरेक्शन हो गया और ये मेरे लिए लेटरल डायरेक्शन हो गया। सो हियर आई कैन डिफाइन माय स्ट्रेन। सो वाई डायरेक्शन में मेरा स्ट्रेन कितना हो गया? सिग्मा वाई बाय ई। लेकिन दूसरी डायरेक्शन मेरे लिए लेटरल डायरेक्शन बन गई है, तो वहां पर मैं उस डायरेक्शन की स्ट्रेन क्या हो जाएगी? माइनस म्यू एप्सिलॉन वाई, and which I can replace as minus mu sigma x by, and that will be minus mu sigma y by e. तो ये केस में अगर मैं साइमल्टेनियसली दोनों स्ट्रेस लगा देता तो ये सुपरपोजिशन का केस बन जाता और दोनों स्ट्रेन एक दूसरे को ऐड करती। सो इन केस ऑफ टू डायमेंशनल नॉर्मल स्ट्रेस, what would be your strain? So your strain will be combination of these two formulas. So epsilon x will become sigma x by e minus mu sigma y by sigma x by e, and similarly epsilon y will become sigma y by e minus mu sigma, sorry, this will be sigma y and this will be sigma x by e. अगर थ्री डायमेंशनल होता तो मैं तीसरी टर्म भी ऐड कर लेता तो सिग्मा जेड आ जाता और यहाँ पर एक और टर्म आ जाती म्यू सिग्मा जेड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाय ई, और यहाँ आ जाता सिग्मा जेड बाय ई माइनस ये दोनों लेटरल डायरेक्शन हो जाती है मेरे लिए, तो सिग्मा एक्स बाय ई माइनस सिग्मा y by e. So this is relation between the stress and strain when you are having three dimensional or multi-axial loading, और इसी को generalized Hooke's law कहते हैं। Just cross check the formula where we have defined the bulk modulus, and your bulk modulus was what? The bulk modulus was minus P divided by the volumetric strain, and we have also defined there that the volumetric strain will be the summation of the three different strains. There we have also defined the volumetric strain, that is the summation of epsilon x, epsilon y and epsilon z. So in case of bulk modulus, my sigma x is equal to sigma y is equal to sigma z is equal to minus p, or let's p, and my volumetric strain will be summation of these three strains. So I can add these three formula and finally I will get that my epsilon x will become what?
P by E minus P by E 2 mu, or I can write it will be P by E 1 minus 2 mu. Similarly, my epsilon y and epsilon z, that is also equal to epsilon x because loading is same in all the direction. So I can write this epsilon volumetric strain, which is also known as the dilation, and that will be what? My volumetric strain will become P by E 3 1 minus 2. और अगर मैं एक जनरल के और स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप लिखता हूँ, इफ आई विल इग्नोर दैट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड दिस नेगेटिव साइन, आई कैन सिंपली से दैट माय के विल बी सिग्मा वॉल्यूमेट्रिक, इसको हम लोग बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय माय स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक, एंड दैट वुड बी व्हाट, दैट sigma sigma will cancel out and I will get the relation between E by 3 1 minus 2 mu. So there is a relation between the bulk modulus and elastic constant, and that is what your E is written as 3k 1 minus 2 mu, and this is an important conclusion and you should remember it. Similarly, एक और relation होता है E का 2g 1 plus mu. So ये भी आप लोग याद रखिए, this is relation between the elastic constant and modulus of rigidity. और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं तो एक तीसरा रिलेशन मेरे पास निकल के आता है, दैट इज 3. So please remember these three formulas which are relation between the elastic constant, and the most important part जो which we have covered today is your Poisson's ratio, और अलग अलग Poisson's ratio की वैल्यू पे किस तरह के मटेरियल्स होते हैं. So with this note I am closing this session. Thank you.